Assalamu alaikum and very warm welcome once again. Our final speaker for today is Mr. Mohammad Uzair, a dedicated landscape engineer currently serving at NEOM in the Kingdom of Saudi Arabia. With a master's degree in horticulture and over 14 years of extensive experience in nursery management, fruit orchard cultivation, drip irrigation, and landscape maintenance. He brings a comprehensive understanding of both technical and practical aspects of horticulture and landscape operations. Mr. Uzair is skilled in planning and executing integrated pest management programs and has notable experience in training and research. Today, he will share valuable insights on landscape maintenance and explore career opportunities for agriculture graduates in the Gulf region. Mr. Mohammad Uzair. We are honored to have you with us. Now the floor is yours. Please, you can start your presentation. Just I request you to unmute your mic. Thank you. Assalamu alaikum to all my respected audience. Am I audible and my screen is visible? Yes, your screen is visible. Please carry on. Yes, I am Uzair and today I am going to present the opportunities for agriculture graduates in the Gulf region. This good platform is organized by Global Entomologists Network. I am again thankful for all this organization and the founder, Mr. Dr. Saqib Saab, to organize this such a marvelous platform for our agri graduates, which is actually the need of the time. Please share the slideshow, so it will be more visible or the Zoom. Sure. Just make the slideshow. Now, okay, sir? Yeah, it's fine now. Thank you. Yeah. Here is my brief introduction. Name, as I told you, Uzair Malik. I have done my graduation from UAF in horticulture and after MSc honors from Agriculture University Faisalabad, from Agriculture University Rawalpindi MSc honors, और उसके बाद जो मैंने एक सर्टिफिकेशन की 2013 में प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड, वो थी मेरी UAEU यूनाइटेड अरब अमीरात यूनिवर्सिटी अल ऐन अबू धाबी से। और उसके साथ जो है मैं CE का भी सर्टिफिकेशंस की हुई है, सर्टिफाइड एसोसिएट एंटोमोलॉजिस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान, जिसमें डॉक्टर साकिब साहब के 2-3 बहुत अच्छे लेक्चर्स जो है ना, उनसे भी मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ और उस हवाले से साकिब साहब मेरे बड़े मोहतरम टीचर भी हैं। उसके साथ मेरी ISO की जो है ना 2 सर्टिफिकेशंस इन प्रोग्रेस हैं। वन इज़ फॉर क्वालिटी एंड वन इज़ फॉर इन्वायरमेंटल। और इसके साथ जो पिक्स ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीनिंग साइंसेस, ये चूँकि मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर सॉफ्ट सर्विसेज काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आपके पास क्लीनिंग की जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो होनी चाहिए। तो ये मेरी पिक्स की सर्टिफिकेशन जो है ये भी इन प्रोग्रेस है और इंशाल्लाह वेरी सून आई विल कंप्लीट ऑल दी सर्टिफिकेशंस। इसके अलावा जो शॉर्ट ट्रेनिंग्स हैं, 1 डे 2 डे 1 वीक 2 वीक या इवन 1 मंथ शॉर्ट ट्रेनिंग्स जो कोर्सेज होते हैं, वो मोर देन 50 जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कंप्लीट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपिक से। यानी जस्ट वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक पूरा जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर है उसके हवाले से ये मैंने पूरी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग जो है वो कर रखी है। और डे बाई डे मैं करता भी रहता हूँ। जब जहाँ से कोई ट्रेनिंग अवेलेबल हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अटेंड करूँ और उससे चीज़ें को लर्न करूँ। और इस फील्ड के अंदर ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है आफ्टर मास्टर डिग्री, वो 14 साल का एक्सपीरियंस है। इस सेशन से पहले हमारा एक नॉर्मल कैजुअल इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, तो उसमें मैंने डॉक्टर साहब को बताया था कि कहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। 2011 में मैंने कैरियर स्टार्ट किया था अपना डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर। इज़ार ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उनका ऑलिव्स का फार्म है वहाँ पे 700 एकड़ पे। अभी तो माशाल्लाह बहुत एक्सटेंशन हो गई है। ये 2011 की बात थी जब मैंने एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वहाँ पे ज्वाइन किया था। फर्स्ट प्रोफेशनल जो मेरा जॉब थी, तो वहाँ 2
समय तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर की पोस्ट से मैंने वहाँ से छोड़ा, और छोड़ा भी इस सेंस में कि मैं वहाँ से छोड़ के तो दुबई मूव हुआ था विजिट वीज़ा पे। तो अब वीज़ा की क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिस्कशन इस पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसको एंड पे जो है ना मैं फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है बता दूँगा कि आपने कैसे मूव करना है, ठीक है? तो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बैरिया टाउन, डीएचए और बहुत सारे कॉर्पोरेट फर्म्स के ऊपर जो है ना मैं मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट पे जो है ना वो काम सर अंजाम दे चुका हूँ। और करंटली मैं यहाँ न्योम के अंदर एक प्रोजेक्ट है टुर्जीना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द न्योम, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कंपनी EFSIM फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, जो कि बेसिकली एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। इसके अंदर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस के अंदर एज अ मैनेजर सॉफ्ट सर्विसेज। अब मैनेजर सॉफ्ट सर्विसेज बेसिकली यहाँ पे जो है वो क्या क्या चीज़ें देखता है, एक जो नॉर्मल कंपनी की होती है सेग्रीगेशन या बाइफरकेशन के किस मैनेजर ने कौन कौन से काम देखने हैं। तो मेंटेनेंस के अंदर गल्फ में या सऊदी में कह लें कि बाइफरकेशन जो है वो होती है बेसिकली दो चीज़ें, एक है सॉफ्ट सर्विसेज और दूसरा है हार्ड सर्विसेज। सॉफ्ट सर्विसेज में लैंडस्केप और इसके अलावा स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल, हाउसकीपिंग, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, और इसके साथ जो चौथा डिपार्टमेंट है वो होता है RWM, रिसोर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये अभी 4 डिपार्टमेंट करंटली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एज अ मैनेजर। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके हवाले से कि गल्फ़ के अंदर जो हमारे एग्री ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे हैं, कब हो सकती हैं, किन बेसिस पे हो सकती हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एक तो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं कि चाहे लाइक जिस तरह जस्ट लैंडस्केप या पेस्ट कंट्रोल की इनके अंदर आप आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि वो कहाँ पे आ सकते हैं। तो गल्फ़ रीजन जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारी वो हैं टेरिटरीज़ या स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ठीक है? तो यहाँ पे जो है एग्री ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, और प्रोफेशनल आप होंगे, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो उस सूरत में आपको यहाँ पे जॉब करने में, आने में कोई मुश्किल दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्यों जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है? चूँकि रिसेंटली ये कंट्रीज़ क्या हैं, इनकी डे बाय डे एग्रीकल्चर की तरफ जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और जो एक ओवरऑल ग्लोबल कह लें कि स्ट्रेटजी या इम्पैक्ट होता है फूड सिक्योरिटी का, वो तो है ही हर जगह पे कि जो कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है उसको फूड चाहिए, और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ उसकी फूड डिमांड भी बढ़ रही है। तो फूड डिमांड आपको पता है कि डायरेक्टली जो लिंक्ड है वो एग्रीकल्चर से है, और हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, चाहे उसमें हमारा मेजर कोई भी आ जाता है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी, पीपीजी, एंट्रो, कोई भी है, तो बेसिकली तो हम एग्रीकल्चर से हैं, हमें वो उसका सारा चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो ट्रेडिशनल फार्मिंग और फिर आपका जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, ठीक है? इन चीज़ों की हम बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे इन हुआ जा सकता है। जैसे कि अब एग्रीटेक या इनोवेशंस का है, तो गल्फ़ के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाह रही हैं या कर रही हैं, जिसके ऊपर जो आपकी एडवांस्ड फार्मिंग है। एडवांस फार्मिंग में आपका हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर ड्रोन्स और इस तरह की ये चीज़ें सारी इन्वॉल्व होती हैं। चूँकि हम तो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है कि फसल लगाई, बड़ी की, निकाल ली और बेच दी, बस ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है। लेकिन इसके अलावा भी फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को काम आना चाहिए, करना चाहिए, और हमें उसकी तरफ मूव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल फार्मिंग। क्योंकि अब जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जैसे पिछले हमारे जितने स्पीकर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे कंपटीटर्स कौन हैं, इंडियन या दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं, और वो
सॉरी टू से कि हमसे ज़्यादा जो है ना वो कह लें तेज़ होते हैं इन चीज़ों में, ठीक है? तो वो क्या होता है फिर मार्केट में हमें कम्पीट कर जाते हैं, तो हमें उनके बराबर या उनसे ज़्यादा तेज़ होने के लिए उनसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग उसी को माइंड में नहीं रखना कि जिस तरह बस हो रहा है, फार्मिंग हो रही है, क्रॉप प्रोड्यूस हुई और निकाल के बेच दी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर जो गल्फ़ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है या किसी भी कंट्री के अंदर जो डेवलप कंट्री होते हैं, सस्टेनेबिलिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है? आप कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में, किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो सेम लाइक एग्रीकल्चर भी जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कि आपने किस तरह करना है। तो जो इनकी अब फूड सिक्योरिटी की डिमांड है उसको देखते हुए जो अपनी ये प्रोडक्शन की तरफ काम कर रहे हैं, तो इस पे सस्टेनेबल फार्मिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। और ये गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं इस तरफ मूव हो भी रही हैं कि ये अपनी प्रोडक्शन खुद करें यहाँ पे, बजाय इसके कि ये दूसरे कंट्रीज़ से जो है ना वो मँगवा के यहाँ पे लोगों को यूटिलाइज़ करें, ठीक है? सस्टेनेबल फार्मिंग के साथ जो है आपका क्या है वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ और डेज़र्ट एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। इन डिपार्टमेंट्स या इन सेक्शन, इन हेड्स के अंदर आपको यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ शो करनी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करने के लिए, अवेल करने के लिए। फिर आ जाता है अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कि आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं, जैसे सऊदी अरेबियाज़ विजन 2030 और उसके साथ यूएई नेशनल फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020-51 जो है ये कह लें कि देखें आप 2030 तो चले आने वाला है, लेकिन 2051 आज से वो 30 साल बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो प्लानिंग के साथ क्या होता है फिर उनको मैन पावर चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो इट्स मीन के स्कोप स्टार्ट हो चुका है, बल्कि ऑलरेडी है स्कोप, लेकिन अभी क्या है ज़्यादा होता जा रहा है डे बाय डे ड्यू टू दीज इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इनहांस द फूड प्रोडक्शन, ठीक है? तो इसी तरह जो ये चीज़ें हैं वो उनका मकसद उनका यही है कि वो दूसरे कंट्री से अपना इंपोर्ट जो है उसको कम से कम करें और जितनी पॉसिबिलिटी है एग्रीकल्चर के अंदर वो उसको टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके यहाँ उसकी प्रोडक्शन ले सकें। फिर इसके अंदर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज़, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे R&D की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए, ठीक है? क्योंकि अब 2051 का जो विजन है उनका, उसको मीट करने के लिए क्या चाहिए? उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ठीक है? फिर प्लानिंग चाहिए, फिर उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए, फिर उसकी सक्सेस चाहिए। तो इस सारी चीज़ों के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि बंदा अपॉइंट हो गया तो वो ये कर लेगा, उसके पीछे बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड होता है। पहले चीज़ों की रिसर्च होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर उनकी सक्सेस, फिर उनके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो कब आती हैं? आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो भी गल्फ रीजन्स के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेसिफिकली वो एक इमर्जिंग कह लेना फील्ड उसका इनिशिएटिव हो चुका है, ठीक है? तो जो लोग रिसर्च में तेज़ हैं, अपने माइंड को वो इनोवेटिव्स मज़ीद रखना चाहते हैं और आगे नई से नई चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली साइड पे अपनी एक्सपर्टीज़ को शो कर सकते हैं। और इसी तरह जो इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, क्रॉप्स वैरायटी के ऊपर वो डिफरेंट काम कर सकते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। फिर आपकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो होती है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल के ऊपर काम कर सकते हैं और डिफरेंट जो हार्श क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे गल्फ़ के अंदर ओवरऑल देखें तो समर बहुत हार्श होता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न को भी डिज़ाइन करना है कि वहाँ पे कौन-सी क्रॉप्स होंगी, क्या उनका लाइफ साइकिल होगा, हार्श क्लाइमेट का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली क्या है, ये सारी R&D है। तो R&D के अंदर भी एक बहुत वसी पैमाने पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो लोग अपना माइंड रखते हैं इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में।
फिर आता है अभी हमारे एक सेकंड लास्ट स्पीकर थे, वो बात कर रहे थे सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक पे, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शायद शो कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है या चेन है कि जिसके अंदर एग्री ग्रेजुएट्स खुद को शो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन पे ही एग्री ग्रेजुएट्स का वो रुक जाना वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, चूँकि मार्केट दुनिया डे बाय डे वो चीज़ें आगे लेके जा रही है, तो हमें उसके साथ मिलने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है वो मीट करनी है। और ये सारी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कह लें कि एक चेन है कि आप हर स्टेज पे, हर स्टेप पे आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो लाज़मी नहीं है कि आपके अंदर ये सारी एक्सपर्टीज़ मौजूद होंगी तो तब आप ये काम कर सकते हैं, बल्कि हर एक सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसी में ही खुद को स्पेशलाइज़ कर लेते हैं, तो आपके लिए हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ना सिर्फ गल्फ़ के अंदर। फिर उसमें आ जाता है एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी। ठीक है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं कि जो एज अ थर्ड पार्टी दूसरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज दे रही हैं एज अ कंसल्टेंट। तो अब जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी फर्म होती है, उनको क्या चाहिए होता है? स्किल्ड मैन पावर। तो वो स्किल्ड मैन पावर कहाँ से आएगी? हम होंगे, लेकिन कब होंगे? जब हम स्किल्ड होंगे। यहाँ पे फार्मिंग और एग्री बिजनेस से रिलेटेड, यानी थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो है मैं बताऊँगा, चीज़ें जस्ट मैंने हाईलाइट की हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम आपके वो फील्ड हैं जहाँ आप एग्री ग्रेजुएट्स जा सकते हैं अपनी स्किल्स की बेस पे। ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसा कि डेट्स गल्फ की एक मेजर क्रॉप है। उसके अलावा अभी फ्रूट्स की तरफ जो है ना ये लोग आ रहे हैं, कंट्रोल्ड चैम्बर के अंदर वेजिटेबल्स कर रहे हैं। और स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स कोई भी उसमें हो सकती है, चाहे वो ऑलिव्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, या इवन जो कट फ्लावर्स हैं, हॉर्टिकल्चर्स की क्रॉप्स होती हैं, वो इन सब क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पे काम हो चुका है, हो रहा है, और आगे इसकी मज़ीद एक्सटेंशन डे बाय डे बहुत तेज़ी से जो है ना जारी है। और इसके साथ क्या है कि जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं, इन के अलावा, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल और कोई स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स है, उसके अलावा जो एक जनरल या मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो कहाँ पे जा सकते हैं? उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ आती है कि जो कांसेप्ट है कि जो हॉर्ट एग्रीकल्चर वाले हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियर के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे। तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारा कोई भी स्पेशलाइज्ड है एग्रीकल्चर से, मेजर कोई मैटर नहीं करता उसमें। ठीक है, तो उस पे हम बात ही नहीं करेंगे। कोई भी एग्री ग्रेजुएट्स वो यहाँ पे आ सकता है लैंडस्केप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। कंस्ट्रक्शन मीन के जो आपने लैंडस्केप लगाना है, ठीक है, एक चीज़ डेवलप करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद लैंडस्केप मेंटेनेंस है, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग है, नर्सरी जो प्रोडक्शन है और नर्सरी मेंटेनेंस है। इसके अलावा एग्रोनॉमिक क्रॉप्स, पहले ये था कि गल्फ़ के अंदर जस्ट सिर्फ लैंडस्केप का स्कोप था कि वो आर्टिफिशियली सॉइल को अमेंड करते थे और वहाँ पे ग्रास लगा लिया, वो जो ऑर्नामेंटल ट्रीज लगा लिए, और सीजनल जो थे फ्लावर्स वगैरह वो लगा लिए। लेकिन अब क्या है, चूँकि वो अपनी उसकी फूड की डिमांड को देखते हुए, फूड अब दोनों चीज़ तरफ से आती है, इंसानों के लिए भी चाहिए फूड और एनिमल्स के लिए भी चाहिए। चूँकि इंसान के लिए एनिमल्स चाहिए और एनिमल्स को ज़िंदा रखने के लिए उनको जो अब दूसरी फूड्स हैं, फाडर्स वगैरह, वो चाहिए। तो अब ये गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, ये इस तरफ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो काम कर रहे हैं, जो एग्रोनॉमिक्स क्रॉप हैं। इसमें अगर मेजर देखें तो स्पेशली यहाँ पे सऊदी के अंदर एक फॉडर क्रॉप है, रोड ग्रास उसको लोकल कहते हैं, रोटस ग्रास उसका जो टेक्निकल नेम है। ये पाकिस्तान में भी अब काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर, और गल्फ़ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर। अंडर जो है ना हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, जिसको सेंट्रल पाइवोट इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। और ये एक सिस्टम जो है, एक सेटअप के अंदर 50 एकर्स को इरिगेट कर सकता है, और बहुत कम पानी के अंदर, चूँकि हाई एफिशिएंसी है तो पानी उसमें डेफिनेटली कम देगा, और इफेक्टिवली जो है ना उसको वो यूटिलाइज़ करके यहाँ पे
ग्रास प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एनिमल्स के लिए। मेजर एनिमल्स यहाँ पे कौन से हैं इनके? कैमल्स है, गोट, शीप, ये इनके मेजर एनिमल्स हैं जो ये अपने मतलब लोकल यूज़ करते हैं, और मीट पर्पस के लिए भी उसको किया जाता है, और बाकी ऊन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये सारे वो जनरल मेजर डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आ सकता है, लेकिन उसको आने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसे स्किल होने चाहिए कि जो इन डिपार्टमेंट से किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज शो कर सके। लाजमी नहीं है कि एट अ टाइम वो इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर आके काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, तो किसी एक यूनिट के अंदर ही अगर वो खुद को एडजस्ट कर लेता है तो मोर देन एनफ है। फिर इसके अलावा क्या है कि जो फार्म मैनेजमेंट के हैं वो सेक्टर मौजूद हैं, एज अ फार्म मैनेजर, फार्म सुपरवाइज़र, फार्म जनरल मैनेजर। तो इरिगेशन सिस्टम की डिज़ाइन और उसकी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत जो अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग सेक्टर जो है उसमें आती हैं। और पेस्ट मैनेजमेंट या पेस्ट कंट्रोल, ये भी बहुत यहाँ पे एक लार्ज इंडस्ट्री जो है कंसिडर की जाती है लैंडस्केप के बाद। लैंडस्केप और पेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज है एग्री ग्रेजुएट के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद है। अब पेस्ट मैनेजमेंट हमारा मोस्टली पाकिस्तान में होता है कि क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे वो इतना कंसिडर नहीं किया जाता, यानी वो आपके नॉर्मल मेंटेनेंस जो होते हैं शेड्यूल उसी के अंदर मैनेज किया जाता है, उसको एज अ कोई एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं लिया जाता जो क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट होता है। पेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे क्या मुराद है कि आपका जो अर्बन पेस्ट है, अर्बन पेस्ट कंट्रोल या स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इनके ऊपर जो है काम इंसान को अगर आता है, एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो एक्सपर्टीज रखते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है उनके लिए। फिर आता है एंटरप्रेन्योर्स कि आप किसी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर लें, ठीक है, इन्वेस्ट कर लें। किन किन चीज़ों के अंदर? एग्री बिजनेस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउसेस, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे उसको एज अ बिजनेस भी लेके चल सकते हैं। और बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा है जॉब की निस्बत, लेकिन बिजनेस यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं और यहाँ पे आप आके बैठ के तो आके बिजनेस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ की बहुत ज़्यादा जो पॉलिसीज़, रूल्स, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट, फिर आपका अपना विजन, आपकी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें नोट करती हैं। तो बिज़नेस करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप फ़ौरन आके यहाँ पे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, पहले 1-2 साल 3 साल जॉब करें, यहाँ के माहौल को, लोकल जो पॉलिसीज़ हैं वो समझें, लीगल रिक्वायरमेंट वो समझें, मार्केट को समझें, और उसके बाद आप समझते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो अ, आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और इवन यहाँ की जॉब की निस्बत यहाँ का एक छोटा सा बिजनेस भी, ज़रा छोटा, बिल्कुल छोटा सा, आपकी एक बहुत अच्छी जॉब जो है यहाँ की उससे बेहतर है। लेकिन बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट है, जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट है, बट आई विल रिकमेंड कि इनिशियली आप कभी भी यहाँ किसी बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें, पहले जॉब पे रहें, यहाँ पे सारी चीज़ें समझ के उसके बाद ही बिजनेस की तरफ जाएं। फिर फूड सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग रोल, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के ऊपर जो एडवाइस है, कंसल्टेंसी है, रेगुलेशंस और उनके जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, यानी एज अ जो है आप एक रेगुलेटरी अफेयर्स उनके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं कि आप उनको गाइड कर सकते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है इसको सस्टेनेबल। फिर कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं आपकी? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। एजुकेशन का ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट जो है वो अ, मौजूद हैं जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एनजीओज़ होती हैं, थर्ड पार्टी फर्म्स होती हैं जो गवर्नमेंट को, दूसरे सेक्टर को फैसिलिटेट करती हैं ट्रेनिंग्स के लिए, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं अपने स्पेसिफाइड फील्ड के अंदर, जो कि ट्रेन करेंगे
मैनेजर्स को, टेक्नीशियंस को, जितने भी जो भी आगे थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आप थर्ड पार्टी के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अगली पार्टी को। फिर इन्वायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। आप एग्री ग्रेजुएट्स हैं, आपको लाजमी नहीं है कि आपकी डिग्री एनवायरनमेंट के अंदर हो तब आप इस फील्ड में आ सकते हैं। एग्री ग्रेजुएशन के साथ आप इन्वायरमेंट की कोई सर्टिफिकेशन कर लें, आप इन्वायरमेंटल साइड पे जा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की कोई सर्टिफिकेशन कर लें, आप इन्वायरमेंट या सस्टेनेबिलिटी के अंदर जा सकते हैं। फिर वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पे बहुत बड़ा एक फील्ड है, क्योंकि पानी यहाँ पे कम है और उसी पानी को यूटिलाइज करते हुए ही ये जितना हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो वो ज़रा हर चीज़ उसके पानी की बेस पे है, एग्रीकल्चर जितना भी है। तो अफेक्टिव यूज़ ऑफ जो अवेलेबल वाटर है उसके अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज़ होना इरिगेशन के अंदर, इरिगेशन सिस्टम्स के अंदर, और फिर जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, सब देखते हुए आप अपने आप को वहाँ पे शो कर सकते हैं इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट सेक्शंस के Excuse अंदर। me, sir. Almost 25 minutes has been passed. Only ओके सर, last 10 to 15 minutes are remaining. If you just श्योर, wind up within 5 minutes, we will go for the question answer session. Thank you. नो नो इशू, आई विल क्लोज विद इन 5 मिनट। यस, अब क्वेश्चन ये है कि ये जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखी हैं, इनको कैसे किया जाए, हासिल कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे पहला ये है कि आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, कि आपका हर जितना पॉसिबल है लोग जहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ राब्ते में रहें। ठीक है। फिर जॉब हंटिंग साइट्स, आप इंटरनेट पे अगर डालेंगे ना कोई भी जॉब लिख के, तो उसके नीचे बहुत सारी बेशुमार साइट्स ओपन हो जाती हैं। आप वहाँ पे अपने अकाउंट्स ओपन करें, लॉग इन करें उनको, और डेली बेसिस पे जो है वहाँ पे हंटिंग करें जॉब को। ये बहुत ज़रूरी है, यानी सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई कर देना, 5 दफ़ा या 10 दफ़ा अप्लाई करके छोड़ देना कि मैंने अप्लाई किया हुआ है और रिस्पॉन्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए आपको कंटिन्यू एफर्ट्स की ज़रूरत है, और जो डेली बेसिस पे आपकी होनी चाहिए। फिर जॉब लेने के लिए आपकी एक तो बेसिक डिग्री हो गई, आप एग्री ग्रेजुएट्स हैं, उसके साथ आपको क्या चाहिए, फर्दर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस चाहिए। ठीक है। अब वो सर्टिफिकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, उस फील्ड में सर्टिफाइड करें खुद को जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, या पाकिस्तान में आपने उस फील्ड के अंदर काम किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसी फील्ड में आप आगे जाएं, तो उस फील्ड में आप जो है ना सर्टिफिकेशंस ले लें, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। तो उसमें क्या है, पेस्ट कंट्रोल है, लैंडस्केप, एग्री बिजनेस, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी। सेफ्टी की जो एक होती है, मतलब एज अ लैंडस्केप इंजीनियर वैसे नहीं रिक्वायरमेंट, लेकिन चूँकि यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं और उनको बीट करने के लिए आपको सेफ्टी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा सी भी गलती हो गई यहाँ पे आपसे काम के दौरान, तो वो बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पे एक कह लें कि इशू क्रिएट होता है, और उसकी एस्केलेशन होती है हाई लेवल तक, तो फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट करती है। तो ये कह लें कि आपके सपोर्टिंग फोर्सेस है सेफ्टी का, आपको जॉब में सस्टेन रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसके साथ फिर है मल्टी नेशनल्स कंपनीज जो हैं वो बहुत सारी मौजूद होती हैं, जो एग्री ग्रेजुएट्स को देख रही होती हैं। आप वहाँ से इंटरनेट से उनको सर्च करें, उनकी ईमेल्स, व्हाट्सएप नंबर, लिंक्डइन, कोई भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स जो आपको वहाँ से मिलता है, आप उसके ऊपर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करें, अपना रिज्यूमे, अच्छा रिज्यूमे जो एक प्रोफेशनल होता है वो शेयर करें। और ये कभी भी नहीं देखना कि आपने एक कंपनी का ओपन किया है तो उसके ऊपर पोजीशन ओपनिंग जो है वो शो नहीं कर रही, तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आप जिस कंपनी को ओपन कर रहे हैं, अगर उसका कोई भी कॉन्टैक्ट आपको मिल रहा है, तो आप उसके ऊपर अपनी सीवी कवर लेटर के साथ वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे कि मैं ये हूँ, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है और मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर आपकी लैंग्वेज और कल्चरल जो होती है ना होनो, वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इनफ है, लेकिन रैपिक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जैसे हायर पोस्ट पे जाते हैं, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, इंजीनियर से ऊपर जब जाते हैं मैनेजरियल लेवल पे, तो ऊपर लोग जो बैठे हुए हैं वो मोस्टली कह लें कि रैपिक हैं।
ठीक है। फिर पॉलिसी मेकर, हायर लेवल जो पोजीशंस हैं वो सब अरेबिक की ही होती हैं यहाँ पे। तो आपको उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए अरबी लैंग्वेज का जानना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, वो बैठे ज़रा आप वहाँ तो नहीं कर सकते पाकिस्तान में, वो जब आप यहाँ पे आएंगे तो कोशिश करें कि आप अरबिक लैंग्वेज को जो है ना जितना जल्दी हो सके वो सीखने की कोशिश करें। और ड्राइविंग लाइसेंस जिस तरह पहले स्पीकर बता चुके हैं कि वो भी यहाँ गल्फ़ के अंदर एक सर्टिफिकेशन है आपकी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो वो भी जितना जल्दी हो सके वो भी लेना चाहिए। समरी इसकी जो है ना मैं बिल्कुल वो शॉर्ट सा एक करके बता दूं कि जितना चीज़ें हैं उसमें पार्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट है लैंडस्केप, पेस्ट कंट्रोल, इरिगेशन सिस्टम, सस्टेनेबल फार्मिंग, एग्री टेक्नोलॉजी, रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग, यानी ये मेजर हब हैं आपके, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपने जाना है और जानने की कोशिश करनी है और इन्हीं से रिलेटेड आपने चीज़ें सीखनी हैं और इतनी सीखनी है कि आप खुद को एक दफ़ा इंटरव्यू में क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, और जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, चाहे विज़िट वीज़ा पे हैं, किसी वीज़ा पे हैं, आज़ाद वीज़ा पे हैं, तो जो आपको यहाँ पे पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है नहीं रिलेटेड, पहली अपॉर्चुनिटी को कभी भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी आपने ले लेनी है, चूँकि अगर नहीं आप लेंगे तो उसके बाद, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और इंसान चूँकि यहाँ पे रह के वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान से पैसे मँगवा के यहाँ पे एक्सपेंस करता रहे, तो जो पहली अपॉर्चुनिटी आए एटलीस्ट लेके वो खुद को पहले सस्टेन करे। हम इतनी बड़ी सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रहे हैं कि हम ये सस्टेन करेंगे, वो सस्टेन करेंगे, तो सबसे पहली सस्टेनेबिलिटी कहाँ से शुरू करनी है आपने? अपने आप से, कि आपने पहली अपॉर्चुनिटी लेके खुद को यहाँ पे सस्टेन कर लेना है, चाहे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही, एटलीस्ट आप अपने एक्सपेंस पूरे कर रहे हैं, तो उसको आपने यही समझना है कि आप यहाँ पे रह के एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं, उसके साथ सर्टिफिकेशंस कर लें, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाएँगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको साल 2 साल बाद आगे जंप करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है? अब जो समरी विद इन द समरी, एक वर्ड के अंदर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि स्किल्ड प्रोफेशनल, अगर तो आप स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, तो आपको, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ पे हैं, आपको जॉब लेने में, आगे बढ़ने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप स्किल्ड प्रोफेशनल होने के लिए आपकी अपनी मेहनत है। ठीक है? ये जो डॉक्टर साकिब साहब का प्लेटफ़ॉर्म है, इन्होंने जितने प्रेज़ेंटर को इनवाइट किया है, हम अवेलेबल हैं हर टाइम आपकी गाइडेंस के लिए और आपको यहाँ गल्फ़ की अपॉर्च्युनिटीज़ से रिलेटेड अवेयर करने के लिए वो भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन उसके अंदर आप लोगों की अपनी जो सेल्फ एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल होना ज़रूरी है। सिर्फ़ ये नहीं है कि आप जो है कहें कि हाँ ठीक है, उन्होंने जॉब भेज दी मुझे और मैंने अप्लाई कर दिया, अब उसके इंतज़ार में हूँ, नहीं। आप लोगों की कंटिन्यूस एफर्ट, हर टाइम की एफर्ट, सीखने का अमल, सर्टिफिकेशंस का अमल, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, ग्रुप्स में हैं, आपकी यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ हमेशा राब्ते में रहें, चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश करें। तो उसके बाद ही ये जो होता है ना स्किल्ड प्रोफेशनल, ये आप कहलाने के बराबर बनते हैं। और अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, तो ये जितना हमने ये पूरा अरेंज किया है अपॉर्चुनिटीज़ इन द गल्फ फॉर एग्री ग्रेजुएट्स, तो ये इंशाल्लाह आपके हाथ में है इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you, sir. वेलकम। जी अस्सलाम Uh, वालेकुम। या वालेकुम प्लीज। अस्सलाम। यस, फ्रॉम माय साइड। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। Dr. Sakib, Okay, thank you very much for such a nice presentation. Now, inshallah, it's time for the question answer session. We will take some questions, almost 3 to 5, directly from our participants. Please, I request कि आप लोग kindly just raise your hand and inshallah I will open your mic. So one by one, you can ask with the uh, your question to our respected speaker. Thank you. Yeah, Mr. Amir Hamza, please.
Yes, Mr. Muzaffar, you can continue. Yeah, Mr. Uh, please unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा दो चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक तो ये कि जिस तरह से सर खुद आई गेस नियोम से लिंक्ड है, तो एक तो वहाँ पे उससे रिलेटेड है कि क्योंकि वहाँ पे भी पेस्ट मैनेजमेंट और पेस्ट इससे रिलेटेड अर्बन पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उसमें हम उसमें कुछ कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली हायरिंग करती हैं, या हमें रिक्रूटर्स को डायरेक्ट जो है ना अप्रोच करना पड़ता है। एक तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा मेरी कन्फ्यूजन। और दूसरा सर एपीकल्चर से रिलेटेड या हनी बीज या बी कीपिंग से रिलेटेड भी मैं पूछना चाहूँगा, तो अगर उसका आपको थोड़ा सा आइडिया है तो वो भी क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू। जी बिल्कुल। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ फायर के हवाले से तो मेरा लिंक्डइन के थ्रू ही मैंने अप्लाई किया था, और मुझे इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आई। इंटरव्यू वगैरह मेरा डायरेक्ट कंपनी से हुआ था, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद जो मेरी कंपनी थी, इनके वहाँ पे पाकिस्तान में एजेंसीज मौजूद हैं। एलाइड सर्विसेज के नाम से एजेंसी है, आप लोग लिखना चाहेगा तो एलाइड सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। इसके हर मेजर सिटी जो है वहाँ पे ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान। तो मेरी सिलेक्शन होने के बाद मुझे उन्होंने एजेंसी के हैंड ओवर कर दिया कि आपकी जो बाकी प्रोसेसिंग है ये यहाँ से होगी। लेकिन आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि आप एजेंसी से वहाँ डायरेक्ट पाकिस्तान में भी जो है उनसे राब्ते में रहें, उनको लिंक्डइन पे करें, फॉलो करें, उनके बाकी सोशल मीडिया को फॉलो करें, उनको डायरेक्टली अप्रोच करें वहाँ पे जाके सिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो एजेंसी डायरेक्टली भी आपका इंटरव्यू करवा के उसके बाद पूरा प्रोसीड करवा के आपको यहाँ पे भेजती हैं कंपनीज के अंदर। और दूसरा ये है, जैसे मेरा हुआ है कि कंपनी ने सिलेक्शन की, उसके बाद एजेंसी ने मेरी प्रोसेसिंग करके तो मैं यहाँ पे आ गया। और बाकी जो पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट मैनेजमेंट की बात की है आपने, वो सिर्फ न्योम नहीं बल्कि पूरे गल्फ के अंदर इसका जो है ना पोजीशन या अपॉर्चुनिटी वो मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं तो वो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आपका 5 साल का, 10 साल का अगर है तो वो आप कंसिडर नहीं करेंगे कि आपको उस एक्सपीरियंस की बेस पे यहाँ पे इतनी वैल्यू या उसके रिलेटेड जॉब मिलेगी। वो आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर ही इन होंगे पहली दफ़ा। ठीक है, वो पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है आपका, वो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। उसके अलावा नथिंग, यानी वो आपने कभी माइंड में नहीं रखना कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे उसके मुताबिक यहाँ पे जॉब मिल जाएगी पहली दफ़ा, नेवर। और एपीकल्चर का जो कह रहे हैं वो न्योम के अंदर फ़िलहाल नहीं है, चूँकि न्योम बेसिकली एक न्यू डेवलपिंग सिटी है, तो अभी यहाँ पे नहीं है, एपीकल्चर नहीं। तो ये हनी बी का या एपीकल्चर का मैंने बताया कि एपीकल्चर का इस वक्त जो काम हो रहा है ना वो यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रहा है सऊदी अरब में, और कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे काम हो रहा है। जिस तरह बाहा के अंदर इनका है गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री के अंदर ये काम हो रहा है, किंग्स यूनिवर्सिटी के अंदर काम हो रहा है। किंग खालिद यूनिवर्सिटी है, बल्कि हमारे एक प्रोफेसर है डॉक्टर खालिद अली खान, वो इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग खालिद यूनिवर्सिटी के अंदर ना, और वो इसी एपीकल्चर यूनिट को वहाँ पे देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो एपीकल्चर का स्कोप है सऊदी अरब में वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज मोस्टली इसमें जो आती हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, एज ए रिसर्चर, या फिर कह लें कि ना आप यूनिवर्सिटीज के अंदर, या फिर आप कह लें कि रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे। अभी तक इस तरह कोई प्राइवेट जो सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर इस हवाले से मेरा भी इस हवाले से नहीं है नॉलेज कि कोई कंपनी जो एपीकल्चर के हवाले से मतलब वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा काम है सऊदी अरब में ना, एपीकल्चर का, हनी बी फार्मिंग का। तो वी विल इंशाल्लाह मेक अ सेपरेट वर्कशॉप for this honeybee farming or apiculture, not only in Pakistan but also the opportunities related to this in the Gulf countries, inshallah. So we have इंशाल्लाह।
Another question from Mr. Nadeem. Yeah, please, just only within a minute, we need to answer this. Yeah, Mr. Nadeem, please, you can ask. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सर? Yeah, वालेकुम please. अस्सलाम। यस प्लीज। सर, मैंने ये पूछना था सर उजैर मलिक साहब से कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो एंटोमोलॉजिस्ट है उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि एंटोमोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में वहाँ पे डिमांड है पेस्ट कंट्रोल से हटके? जी नदीम साहब, पेस्ट कंट्रोल में तो डेफिनेटली है ही एंटोमोलॉजिस्ट का, लेकिन अगर कोई भी एग्री ग्रेजुएट्स उसका एक्सपीरियंस है, वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेता है, तो वो भी एज अ पेस्ट कंट्रोल यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन पेस्ट कंट्रोल के अलावा एंटोमोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे लैंडस्केप के अंदर आ सकता है। फिर लैंडस्केप में यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस है। आपका लैंडस्केप डिज़ाइनिंग है, ठीक है, अगर आपको ऑटोकैड या डिफरेंट जो लैंडस्केप के सॉफ्टवेयर्स हैं डिज़ाइनिंग के वो आते हैं, तो आप यहाँ पे एज अ लैंडस्केप डिज़ाइनर इन हो सकते हैं। डिज़ाइनिंग नहीं तो एज अ लैंडस्केप कंस्ट्रक्शन जो स्पेशलिस्ट हैं वो आ सकते हैं कि आपको डिज़ाइनिंग दे दी गई है, एक लेआउट दे दिया गया है, आपने फील्ड में जाके उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, इंस्टॉलेशन करवानी है, वो लैंडस्केप कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अगर वो भी नहीं तो जो सबसे एक ईजी फील्ड है लैंडस्केप मेंटेनेंस, ठीक है, आपको चीज़ें मैनेज करना आती हैं, आपको इंसेक्ट्स का नॉलेज है, प्लांट्स इंसेक्ट्स का, आपको क्रॉप पैटर्न का, या डिफरेंट जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स है, प्लांट स्पीशीज़ है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, वो चीज़ें आपका नॉलेज है, आपका उनके ऊपर हैंड्स हैं, तो आप लैंडस्केप मेंटेनेंस में आ सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है नर्सरीज़ के अंदर, जो लैंडस्केप प्लांट्स हैं नर्सरी प्रोडक्शंस में, तो वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जी जी सर, प्लीज, या प्लीज जी कैरी। सर, हाँ, अगर आपने यहाँ, मैंने पीछे मेंशन किया था कि आपने सेफ्टी का कोई ना कोई कोर्स जो है ना स्पोर्टिंग के साथ लाजमी कर लेना है। उसमें जो जनरल होता है वो नेबोश का जो है ना वो इंटरनेशनल एक कह लें कि हर साइट पे वो माना जाता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है, कोई भी है तो वो माना जाता है। अगर आप वो कर लेते हैं साथ, तो फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा मिस्टर उजैर साहब, ये थोड़ा सा बताएं काइंडली ना कि जिससे अभी ये न्यूयॉर्क सिटी डेवलप हो रहा है, अभी जहाँ पे ये डेवलप हो रहा है, इधर मैंने काफी सर्वे किए हैं। ये सर, जो दुबा शर्मा और ये सारा एरिया जहाँ पे, बल्कि ये मेरे ख्याल में हजरत शुएब अल इस्लाम का शायद इधर ही है वो ना, जहाँ पे वो कुआं भी है जहाँ से वो आगे जाके ना इस एरिया में हम वो गए थे। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ये बताएं काइंडली ना सर, अ, सर, कि देखें जिस तरह भी ये एक न्यू सिटी डेवलप हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें सर, इंसेक्ट से रिलेटेड एक तो अर्बन पेस्ट है। अर्बन पेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मेडिकल एंटोमोलॉजी और स्ट्रक्चरल एंटोमोलॉजी, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। लेकिन अभी मुझे जहां तक मेरा कहने इल्म है, इसमें जो रेड सी के हवाले से कंपनी है, रेड सी ग्लोबल या शायद इस तरह, ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग या वर्टिकल फार्मिंग या हाईटेक फार्मिंग के हवाले से ये लोग काम कर रहे हैं, ग्लास हाउस बेस्ड कल्टीवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उन जॉब्स के हवाले से क्या स्कोप है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए? दूसरा, क्या यहाँ पर वेटनरी एंटोमोलॉजी, मतलब कोई इस तरह के फार्म्स वगैरह हैं लाइफ स्टॉक के, पोल्ट्री के, या जिस तरह बाकी एरियाज में हैं, जिस तरह ये अलमराई का फार्म है नादिक का, या वहाँ पे कोई इस तरह के चीजें भी डेवलप हो रही हैं जहाँ पे इसको पेस्ट कंट्रोल, अगर हम लाइफ स्टॉक परस्पेक्टिव से बात करें तो वो भी यहाँ पे हो, या कोई इस तरह की लैब्स डेवलप हो रही हो मेडिकल एंटोमोलॉजी से रिलेटेड, जो R&D का काम भी करें, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करें। जिस तरह मेरा कहने एक दोस्त हैं, कलीग्स, वो मतलब जिद्दा म्यूनसिपैलिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाकायदा उनकी लैब्स हैं, ये खासतौर पे जो वेक्टर बोर्ड डिजीजेज हैं उनके हवाले से बाकायदा वो R&D भी करते हैं, सर्वेज वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं मेडिकल परस्पेक्टिव से, वेटनरी परस्पेक्टिव से और एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से, जहाँ पर स्पेसिफिकली एंटोमोलॉजिस्ट और इन जनरल ओवरऑल जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है उनकी इन फ्यूचर में मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज हो, और उनकी जो डिमांड है और खासतौर पे उनका जो सैलरी पैकेज वो एज कम्पेयर टू अदर सऊदी अरेबिया, वो किस तरह डिफरेंट है इन इन द न्यू सिटी। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं आपने। इसमें जहाँ तक बात है वेटनरी एंटोमोलॉजी की या हॉस्पिटल
जो होता है मेडिकल एंटोमोलॉजी की। वेटनरी का तो यहाँ पे एज सच अभी नहीं है, ठीक है। जो भी वो करते हैं, जो फार्म्स के अंदर बंदा मौजूद होता है, फार्म मैनेजर या जो भी फार्म स्पेशलिस्ट होता है, वही करता है। एज अ स्पेशलिस्ट बाहर से ये कोई बंदा हायर नहीं कर रहे वेटनरी के लिए, क्या उसके पेस्ट कंट्रोल के लिए। और जो मेडिकल एंटोमोलॉजी है, वो जो एक जनरल पेस्ट कंट्रोल टीम होती है, वो भी वो ही मैनेज कर रही है। यानी अलग से इनका कोई सेक्शन या R&D नियम के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। और ये जितनी भी सर्विसेज ले रहे हैं इससे रिलेटेड, या तो इन्होंने कोई कंपनी हायर की हुई है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, उससे सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी को एज अ कंसल्टेंट लेके तो उसके थ्रू लेते हैं सर्विसेज। अपना इनका अभी सेटअप नहीं है, चाहे वो रेड सी वाला प्रोजेक्ट है, कोई भी है। रेड सी में जो हाइड्रोपोनिक्स या वर्टिकल फार्मिंग है उस पे काम हो रहा है, लेकिन अभी कमर्शियल लेवल पे वो भी नहीं है। वो भी कह लें कि थोड़ा सा उनके जो एक होता है ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वो कर रहे हैं उसको। अच्छा, उसमें ना थोड़ा सा ये भी बताएं कि चले ये जो भी आपने माशाल्लाह यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की मोस्टली कह लें कि बैचलर या मास्टर लेवल पे है ना। मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं मास्टर के बाद या फिर इवन जो PhDs हैं हमारे जैसे, तो इनके लिए क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर R&D में, ऑपरेशंस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ताकि जो हमारे लोग यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते एज ए रिसर्चर या फिर एज ए प्रोफेसर, अगर वो ऑपरेशन में आते हैं तो एज ए PhD स्कॉलर या एज ए PhD ग्रेजुएट, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं या हैं इन फ्यूचर में? हाँ जी सर। पर्सनली मैं जो है ना हायर क्वालिफाइड, जैसे आपने कंसिडर किया, या कोई भी PhD एक्सपीरियंस PhD की मैं बात कर रहा हूँ, स्किल्ड जो है, ठीक है। उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो ऑपरेशन साइड पे आएँ, क्योंकि ऑपरेशन जो होता है वो एक ख़ास स्टेज पे जाके रुक जाता है। मतलब ना ग्रोथ जो होती है, तो जो बंदे की क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसकी स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एक तो इनिशियल ना उसको जॉब मिलती है, ना फिर उसकी आगे जाके जो है ना वो इतनी प्रमोशंस होती है। तो जो R&D या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी टीचिंग साइड है, मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि PhDs, स्किल्ड PhDs जो हैं, वो R&D तक या यूनिवर्सिटी के अंदर जो एकेडमिक्स है वहीं तक रहें, ऑपरेशन में ना आएँ। अगर अ, मतलब उनको कोई और अपॉर्चुनिटी इस तरह मिल रही है तो ऑपरेशन में वो फिर ना आए। ऑपरेशंस में फ्रेश ग्रेजुएट्स या मास्टर्स लेवल के मतलब ये आ सकते हैं, जो अपने आप को आगे अच्छा नहीं, शो करेंगे, लेकिन इसमें हेल्प के लिए। सर इसमें ये बताएं, ये जो कंसल्टेंट की जॉब्स होती हैं, मतलब इसका वो आपने डॉक्टर अफजल का शायद लेक्चर आपने सुना होगा, या क्योंकि वो PhD हैं और सऊदी अरब से हैं, लेकिन अभी वो एक एज इकोलॉजिस्ट और सीनियर इकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। और ये जैसा ये न्यू सिटी डेवलप हो रहा है, या आपके साथ नियोम के साथ अगर आप इधर चले जाएं मदीना रीजन के अंदर, यहाँ पे अलउला के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनका ये है। तो इसी तरह और बहुत सारी डेवलपमेंट थ्रू आउट द किंगडम हो रही है, तो वहां पर मतलब वो PhDs की मतलब बड़ी डिमांड, मतलब अगर वो हैं स्किल्ड भी हैं और क्वालिफाइड भी हैं, तो PhDs को वो अच्छा खासा मतलब 15,000 20,000 रियाल ऑफर करते हैं या इससे भी ज्यादा करते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बताएं कि जो स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट या ट्रेनर लेवल पे या इस तरह की चीजें ना, जो वो अपनी इनपुट्स दे सकें, जैसा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हवाले से, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्या काम हो रहा है, बायो सिक्योरिटी के हवाले से, और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स खासतौर पे जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो लोग किस तरह वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। जी सर, अगर स्पेसिफिकली न्योम की बात की जाए ना, तो न्योम के अंदर अभी जितनी भी कंट्रैक्टर कंपनीज काम कर रही हैं, बेसिकली न्योम जो है गवर्नमेंट है यहाँ की, और बाकी जो भी कंपनी है वो एज अ कंट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रही है, चाहे थर्ड वो पार्टी ना, मल्टीनेशनल, मतलब जी जी थर्ड बिल्कुल। थर्ड पार्टी, जी, थर्ड पार्टी। तो ये जितनी कंपनीज है इनका अपना इस हवाले से कोई कह लें कि कंसल्टेंट या वो इस R&D के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता। जो ऑपरेशन कंपनी, जैसे अब हमारी कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी है, तो हमारा इसके अंदर बंदा इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई होगा भी तो हमारा रीजन के अंदर, या कह लें कि उसके अंदर नियम का कोई जो हेड होगा, ऑफिस होगा, उसके अंदर एक बंदा मौजूद होगा। लेकिन हर कंपनी के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं होती। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि PhDs की या इस तरह की, यानी इनकी कंजम्पशन कम है, होती है लेकिन कम है, बहुत हायर लेवल पे, या फिर
जो बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियां होती हैं वो हायर करती हैं, वो फिर आगे एज अ कंसल्टेंट जो है ना दूसरी कंपनीज को सर्विसेज देती हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास स्पीकर्स की तरफ से। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट तरीके से आपने ब्रीफ किया है सारी चीज़ों को। तो आप हमारे लास्ट स्पीकर थे। तो अभी हम लोग अपने जो एंडिंग क्लोजिंग रिमार्क्स हैं उस हवाले से मैं इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी रिक्वेस्ट यही है सर आपसे भी और हमारे पार्टिसिपेंट से कि आप लोग काइंडली जो भी अगर आपका क्वेश्चन है इस टॉक से रिलेटेड, आप वो क्वेश्चन अपना वर्कशॉप का जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप काइंडली उसको मेंशन करें और आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा हमारे स्पीकर की तरफ से। बाकी आपसे सर रिक्वेस्ट है कि थैंक यू वेरी मच अगेन। और काइंडली जो भी अपॉर्चुनिटी हो आपके एंड पे, आपकी कंपनी में या आपके नॉलेज में, वो आप हमारे ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो हमारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और गल्फ में जाना चाहते हैं उनको एक फर्स्ट उसमें हैंड तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन मिले, और देन फिर उसमें जो भी आप उसकी रहनुमाई कर सकते हैं वहाँ पे फिर वो लोग मतलब वहाँ से उसका फ़ायदा उनको मिल जाए। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।